ठंड में ऊंची हवेली वाली बहू का जमीन के नीचे बेघर ससुराल। आशा अपने परिवार के साथ हवेली के बाहर धूप में बैठी थी, लेकिन जब उसे थोड़ी गर्मी लगती है तो वो अपनी हवेली की सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाने लगती है और 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद उसे थकान हो जाती है और वो अपने पति से वहीं सीढ़ियों पर बैठकर बात करती है। क्या सोचकर आपने पूर्वजों ने इतनी ऊंची हवेली बना दी है? पूरी 50 सीढ़ियां हैं। मैं तो चढ़ते चढ़ते थक जाती हूँ, कुछ कीजिए। हाँ, सही कह रही हो तुम। इतनी ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर तो मैं भी थक जाता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि घर के बाहर से अंदर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता बनवाऊं, वो भी अंडरग्राउंड। जो भी करना है अब जल्दी कीजिए, क्योंकि ठंड आ चुकी है। ठंड में अक्सर आशा को बाहर धूप में बैठना पसंद था, इसलिए उसे हवेली के अंदर जाने में दिक्कत होती थी। अब 2 दिन बीत जाते हैं और सुरेश कंस्ट्रक्शन के लोगों को घर बुलाता है और पूरी हवेली दिखाता है। ये है हमारी हवेली। हमारी हवेली में 3 दरवाजे हैं, 2 आगे से और एक पीछे से। चलिए, मैं आपको अपनी हवेली चारों तरफ से दिखा देता हूँ। सुरेश घर आए वर्कर्स को अपनी पूरी हवेली दिखाता है और चारों तरफ से हवेली के अंदर जाने के रास्ते दिखाते हैं, पर हर दरवाजे के बाद 50 सीढ़ियां बनी हुई थी। मालिक, आपकी पूरी हवेली देख ली है। मैं कल से ही अपने साथ कुछ मजदूर लाकर आपकी हवेली का काम शुरू कर दूंगा। इतना बोलकर विकास वहां से चला जाता है और अगले दिन अपने कुछ मजदूरों के साथ हवेली वापस आता है और हवेली के बाहर गड्ढा खुदवाना शुरू कर देता है। तभी बाहर मुक्ति आती है और अपने पिता को हवेली के बाहर काम करवाते हुए देखती है। ये क्या कर रहे हो पापा? हवेली के बाहर, वो भी इतनी ठंड में, गड्ढा क्यों खुदवा रहे हो? अरे बेटा, तू तो जानती है ना कि ठंड आते ही में तेरी माँ की हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी तो जोड़ों में तो कभी कमर में, और उसे हवेली के बाहर धूप में बैठना पसंद है। इसलिए एक और खुफिया रास्ता बनवा रहा हूँ। इसमें तेरी माँ को सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा ये रास्ता हवेली के अंदर जाता है। वाह, अब हमारी हवेली में भी एक खुफिया रास्ता होगा, सुरंग जैसा। पापा, अच्छा आइडिया है। और जमीन के नीचे से रास्ता बनेगा तो वो गर्म भी होगा, माँ को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रहा है। इतना बोलकर मुक्ति कॉलेज के लिए निकल जाती है और शाम को जब कॉलेज से घर वापस आती है तो वो देखती है कि सूरज अकेले काम कर रहा होता है और बाकी लोग चाय पी रहे होते हैं। सूरज भैया, और कितना काम करोगे? 10 मिनट का समय मिला है, चाय पी लो। नहीं भाई, तुम पियो, मुझे चाय पसंद नहीं है और ना ही बैठना। जितनी जल्दी हम अपना पहला काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी हमें दूसरा काम मिलेगा, और हम जितना काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। कोई बात नहीं भैया, 10 मिनट में कुछ नहीं होता। मैं पापा से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि वो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे। मुझे आपका काम बहुत पसंद आया। मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं, वरना इतने अच्छे लोग अब होते ही कहाँ हैं। और हमने बहुत जगह काम किया है, अगर वहाँ 2 मिनट भी बैठ जाओ तो लोग सिर पर आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें तो ये दिखाई भी नहीं देता कि ठंड में हम जैसे जो मजदूर हैं कितनी मेहनत करते हैं। सब एक जैसे नहीं होते और मजदूर भी इंसान होते हैं। आप लोगों को भी ठंड लग रही होगी, चाय अभी गर्म है, पी लो। इतना बोलकर मुक्ति अपनी हवेली में चली जाती है और सूरज को मुक्ति का रवैया काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीता है। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और इस 10 दिन में मुक्ति और सूरज की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक शाम जब मुक्ति अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए बाहर जाती है तो उसकी नजर सूरज पर पड़ती है, जो घर के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है। अरे, तुम यहाँ? हाँ मालकिन, दरअसल यही 2 गली छोड़कर मेरा घर है। वैसे आप इस बाजार में क्या कर रही हैं? आपके घर का काम भी पूरा हो गया। कैसा लगा आपको हमारा काम? कल से आप अपनी हवेली के लिए नए रास्ते का इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया और पापा को भी। हम लोग तो तभी से इंतजार भी कर रहे थे कि बचा हुआ काम भी खत्म हो। अब हम लोगों को इतनी सारी सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी, वो सामने खड़ी है, मुझे लेने के लिए आई है। सूरज से बात करके मुक्ति वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कब वो दोनों दोस्ती से एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं उन्हें खुद भी पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और फिर से ठंड का मौसम आ जाता है। आज काफी ज्यादा ठंड होती है और इस ठंड में सुरेश हवेली के अंदर अपनी बीवी और बेटी से कहता है, आज तो इतनी ज्यादा ठंड है कि बाहर धूप भी नहीं निकली। वैसे हमारी मुक्ति के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। मुक्ति,
ये देखो लड़के की फोटो, और बताओ तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं। मैंने अपनी बेटी के लिए बिल्कुल राजकुमार लड़का देखा है। वहां मेरी मुक्ति बहुत खुश रहेगी। पापा, लड़का सच में बहुत अच्छा है और शायद इस घर में मैं बहुत खुश भी रहूं, पर मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं सूरज को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या सूरज वही लड़का है ना जो हमारे घर में काम करने के लिए आया था? क्या तू एक मजदूर के साथ रहना चाहती है? इसका दिमाग खराब हो गया है, हा? इसके भाई को मैंने विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। इसे भी कहा था, पर इसे अपना देश छोड़ना कहा है, और इसे गरीबों से हमदर्दी थी। पर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बेटी किसी गरीब को अपना दिल दे बैठेगी। मैं मर जाऊंगा पर इस गरीब लड़के से कभी तेरी शादी नहीं होने दूंगा। पापा, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, जिद्दी। अगर आप मर सकते हैं तो मैं भी अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं आप लोगों के सामने खुद को गोली मार लूंगी। मुक्ति अपने घर वालों को डराने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और वहां से बंदूक निकालकर अपने सिर पर तान देती है। पापा, अब फैसला आपके हाथ में है। आपको लोगों की बातें सुननी है, उनके सामने अपना मान सम्मान बढ़ाना है या बेटी को बचाना है? आज आपको फैसला करना ही होगा कि आपको अपनी बेटी से ज्यादा प्यार है या इस खोखले समाज से। अजी मान जाओ, मैं अपनी बेटी को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो कल यही समाज हमें ताने देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ऊंची हवेली की लाडली लड़की किसी गरीब मजदूर लड़के से शादी करेगी। हमारा पूरे शहर में नाम है और किसी को पता है हमारे ऊंचे बंगले के बारे में, पर इस ऊंचे बंगले की बेटी ऐसी नीच हरकत करेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तेरी शादी करवा तो दूंगा, पर भूल जाना कि तेरा कोई बाप भी है, और जब तू अपने ससुराल जाएगी ना, तब देखना गरीबी क्या होती है। तब तुझे पता चलेगा, एक भी दिन तू वहां खुश नहीं रहेगी, खून के आंसू रोएगी, और तब तेरा बाप नहीं आएगा तेरा आंसू पोंछने। सुरेश अपनी बेटी के सामने हार जाता है। जब सूरज को इस बारे में पता चलता है तो वो भी अपने घर वालों से अपनी और मुक्ति की शादी की बात करता है। अरे देख लो शांति, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। इस गांव में जो फेमस ऊंची हवेली है ना, ये उसी की लड़की को अपना दिल दे बैठा है। तुम ही बताओ, ऊंची हवेली की लड़की हम जैसे गरीब परिवार के साथ कैसे रहेगी? पापा जी, प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता, और वो लड़की भी तो देवा जी से प्यार करती है ना। सूरज बेटा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। वो लड़की हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, पर अगर फिर भी वो तुझसे शादी करना चाहती है तो ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। पर कल को वो अमीर घर की लड़की अगर तुझे छोड़कर गई तो तू वही करेगा जो हम बोलेंगे। मुझे आप सबकी सारी शर्तें मंजूर हैं। शादी से पहले सूरज के घर वाले भी उसके सामने कुछ शर्तें रख देते हैं। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और इस 10 दिनों के अंदर बहुत ही जल्दबाजी में मुक्ति और सूरज की शादी होती है, और ठंड में कांपते हुए मुक्ति अपनी ससुराल आती है, जो अपना छोटा सा घर देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ऐसा घर तो मैंने टीवी में देखा था। इतनी ठंड में मैं इतने छोटे से घर में कैसे रह पाऊंगी? और इनका कितना बड़ा परिवार है। हमारे घर में तो सिर्फ 4 लोग थे, पर ये फैसला मेरा है। मैं पापा को नहीं दिखा सकती कि मैं अपना ससुराल देखकर कितनी परेशान हूँ। भाभी, हम समझ सकते हैं, अपना छोटा सा ससुराल देखकर आप हैरान होंगे, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा खुश रख सकें। भाभी, आरती और महावर वाली थाल लेकर आ जाओ, और एक रुमाल भी। जैसा हमने सोचा था, हम बिल्कुल भाभी का गृह प्रवेश वैसे ही करवाएंगे। भाभी, आप भले ही गरीब घर में आ रही हो, पर आपको हम गरीबी का एहसास नहीं होने देंगे। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, मेरी बहू को ठंड लग रही होगी। तुम लोगों ने जो भी काम फैलाया है वो जल्दी से खत्म करो। इतना बोलकर शांति अपनी बहू बेटे की आरती उतारती है। तभी सपना महावर की थाली लेकर आती है, जिसमें पैर रखकर मुक्ति एक रूमाल पर अपने पैर के निशान छोड़ती है और अपने घर में प्रवेश करती है। मुक्ति, यही है हमारा छोटा सा कमरा। मैं जानता हूँ तुम्हारी तो बहुत बड़ी हवेली है। मैंने तो सुना भी है हवेली के अंदर जाने के लिए पहले 50 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, तब जाकर कोई हवेली में पहुंच पाता है। पर हमारा तो छोटा सा घर है, कोई सीढ़ी भी नहीं है। तुम्हें एडजस्ट तो कर लोगी ना? क्यों नहीं कर पाऊंगी? मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, सबसे कितना प्यार करते हैं, और घर छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है। पर हाँ, अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, सो जाते हैं। हाँ, सच में बहुत ठंड लग रही है, मैं अभी रजाई निकाल देता हूँ। सूरज ओढ़ने के लिए रजाई निकालता है और अपनी पत्नी के साथ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाता है।
अगले दिन मुक्ति की पहली रसोई होती है, पर आज से पहले उसने रसोई में कभी कदम भी नहीं रखा था, इसलिए उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। क्या हुआ मुक्ति, तुम बस चूल्हे के पास बैठकर चूल्हे को देखी जा रही हो? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? मैंने सोचा था कि शादी से पहले खाना बनाना सीख लूंगी, पर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब आपको खाना बनाना नहीं आता? भाभी, हमारा तो छोटा सा घर है, हम तीनों एक साथ बैठकर खाना नहीं बना पाएंगे। ऐसे बोलकर मेरी देवरानी का दिल छोटा मत करो। मुक्ति, घर के बाहर भी एक मिट्टी का चूल्हा है, हम बाहर चलते हैं, जगह ज्यादा रहेगी तो मैं तुम्हें अच्छे से चीजें सिखा पाऊंगी। माँ, आज दिन तो तुम 7 बजे खाना बना देती थी, आज चाची की पहली रसोई है तो इतनी देर कर दी। चाची को बाद में खाना बनाना सिखा देना, पहले मुझे खाना बना के दे दो, बहुत भूख लगी है। शर्म नहीं आती चाची के सामने ऐसी बातें करते हुए? उन्हें बुरा लगा होगा तो? सॉरी चाची, मैंने आपके साथ बुरी से बात की। अरे नहीं नहीं, सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, मैं अभी तुम्हारी माँ के साथ मिलकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। ससुराल आते ही मुक्ति को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब वो अपनी जेठानी और नंद के साथ घर के बाहर खाना बनाने के लिए जाती है और सपना चूल्हा जलाती है, जिससे धुआं होने लगता है और मुक्ति की आंखें जलने लगती हैं। साथ ही घर के बाहर खाना बनाने की वजह से उसके ऊपर ओस गिर रही होती है और ठंडी हवा भी लग रही होती है। दीदी, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, आप कैसे काम करती हो? और ये चूल्हा भी नहीं जल रहा, इस धुएं की वजह से मेरी आंखें जल रही हैं। क्या करें, गरीब लोग ऐसे ही परेशानियों का सामना करते हैं पर हार नहीं मानती। मैं समझ सकती हूँ, तुम ऊंची हवेली से आई हो तो तुम्हें परेशानी होगी ही। जब दोनों देवरानी जेठानी घर के बाहर ठंड में कांपते हुए खाना बना रही होती हैं, तो मुक्ति की नजर आसपास के लोगों पर पड़ती है और वो देखती है कि गांव की कुछ और औरतें भी घर के बाहर बैठकर खाना बना रही हैं और उनसे बातें कर रही हैं। अरे बहू, तुम तो ऊंची हवेली की मालकिन हो ना, तुम्हें हमारे सूरज में क्या ही पसंद आ गया आज? अरे माँ, ऐसे क्यों बोलती हो? सुना नहीं क्या कि प्यार अंधा होता है? हमारे सूरज भैया की तो किस्मत अच्छी है जो उन्हें ऊंची हवेली की लड़की मिली। अब तो भैया की चांदी ही चांदी होगी। आखिर मेरी भाभी ऊंची हवेली की लड़की है तो आप लोगों को क्यों जलन हो रही है? ऐसे नहीं बात करते काजल, वो हमारे पड़ोसी हैं, हंसी मजाक तो करेंगे ही। और बहू, कल से तुम्हें बाहर खुले में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर बहुत ठंड हो रही है। मैं कल से बिस्तर एक कोने में कर दिया करूंगी, आराम से घर में ही खाना बनाना। खाना बनने के बाद पूरा परिवार अंदर जाता है और रात को जमीन पर चटाई बिछाकर सभी एक साथ खाना खाते हैं। अरे वाह बहू, मजा आ गया, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। चाची, वैसे मुझे रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं, पर आज तो आपके हाथों की रोटी सब्जी भी अच्छी लग रही है। पर पापा जी, मैंने ये सब अकेले नहीं किया, सब कुछ दीदी ने किया है, मैंने तो बस उनकी थोड़ी सी मदद की है। ससुराल में आकर इतना प्यार पाकर मुक्ति अपनी गरीबी भूल जाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और इस 1 महीने में एक दिन भी मुक्ति अपने माता पिता को न तो फोन करती है और न ही वो कभी दुखी होती है। और इस बारे में जब सुरेश को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमारी बेटी उस गरीब परिवार के साथ एडजस्ट कर गई, वहां पर वो काम कर रही है। मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख पा रहा, मुझे कुछ करना होगा। अरे अब आप क्या करेंगे? हमारी बेटी का फैसला था और वो खुश है तो रहने दीजिए ना उसे खुश। क्या फर्क पड़ता है लड़का अमीर है या गरीब? हमें बस इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी बेटी खुश है या नहीं, और वो वहाँ बहुत खुश है। बिल्कुल नहीं आशा, तुम्हें नहीं पता पर सब मुझ पर हंसते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी तुड़वा कर ही रहूंगा। मैं उस गरीब परिवार को इतने दुख दूंगा कि मेरी बेटी उनका साथ छोड़ देगी, या तो फिर वो लोग खुद हमारी बेटी को हमारी हवेली के बाहर छोड़कर जाएंगे। मुक्ति की शादी होने के बाद भी सुरेश के दिल को चैन नहीं मिलता और वो उसके गरीब ससुराल वालों को परेशान करने के लिए जानबूझकर उसके गांव के 8-10 जमीन और खरीद लेता है, जिसमें से एक विनोद का भी होता है। अरे समधी जी, बच्चों की शादी के बाद आप पहली बार हमारे घर आए हैं और आते ही हमसे हमारी जमीन मांग रहे हैं। हम गरीबों के पास जमीन के नाम पर बस हमारा यही घर है। अरे तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक पोता भी है। मेरी भी बेटी को कल को बच्चा होगा, कुछ जमीन और खरीद के रखनी चाहिए थी ना। और मैं यहाँ की जमीन खरीद कर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ ताकि मेरा बेटा मेरे बिजनेस को और बढ़ा सके। मैं अपने इकलौते बेटे के बारे में इतना सब कुछ सोच रहा हूँ और आपके तो 2 बेटे हैं, फिर भी कुछ नहीं करते।
माना कि आपकी उम्र हो गई है, पर आपको अब भी काम करना चाहिए। पापा, आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं ना, मुझे और मेरे परिवार को परेशान करने के लिए। सपना, मुक्ति को लेकर जाओ, हम बात कर लेंगे। अंकल जी, हमें नहीं पता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर अगर हमने आपको अपनी जमीन दे दी तो हम लोग कहां जाएंगे? ये तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना। मैंने वकील से बात कर ली है और घर के कोर्ट के पेपर भी निकाल दिए हैं। आप आराम से अपनी जमीन मुझे दे दो और कुछ पैसे ले लो, वरना मैं जमीन पर कब्जा कर लूंगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। सुरेश अमीर होने का फायदा उठाता है और गरीब परिवार को धमकी देकर वहां से चला जाता है, जिस वजह से उन लोगों को अपनी जमीन सुरेश को देनी पड़ती है। पर जब बात पैसे की आती है तो सुरेश सभी गांव वालों को उनके हक का पैसा दे देता है, जिससे गांव वाले उन पैसों से दूसरी जगह जमीन ले लेते हैं। पर जब विनोद के परिवार की बात आती है तो वो पैसे देने से मना कर देता है। वहीं हवेली में, अंकल, आपने सभी को उनके पैसे दे दिए, हमें नहीं दिए। कल सुबह हमें घर भी खाली करना है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा इतना बड़ा परिवार है, इस कड़ाके की ठंड में हमें पैसों की सख्त जरूरत है। पापा बीमार रहते हैं, अब उनसे काम नहीं होता। मैं मजदूरी करता हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सूरज अकेला ये घर कब तक संभालेगा? ये तो तुम्हारे भाई को मेरी बेटी से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी हवेली से निकल जाओ, वरना धक्के मारकर निकलवा दूंगा। रहने दो भैया, इन्होंने ये सब जानबूझकर किया है, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। सूरज सब समझ जाता है और अपने भाई अमित के साथ घर वापस आता है। अगली सुबह पूरा परिवार जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकल जाता है। वे अपने कुछ रिश्तेदारों के घर जाते हैं। वे रिश्तेदार उन्हें कुछ घंटों के लिए अपने घर में पनाह देते हैं और शाम को कहते हैं, शांति दीदी, हमने हमेशा आप लोगों की मदद की है, पर आपका इतना बड़ा परिवार और हमारा इतना छोटा सा घर है, आप लोगों को हम कहाँ जगह देंगे? ना हमारे घर में बैठने की जगह है और ना आप लोगों को पेट भर खिलाने के लिए कुछ है। यही अच्छा होगा कि आप लोग अपना कहीं और ठिकाना देख लो। भाभी, कम से कम आज रात तो रुकने दो, हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? दीदी, एक बार तुम खुद ही मेरा छोटा सा घर देखो। हमारे घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार कहाँ रहेगा? इतनी ठंड हो रही है, मेरे पास तुम्हें सुलाने के लिए ना बिस्तर है और ना ही रजाई। इस ठंड में प्लीज मुझ पर दया करो और अपने परिवार के साथ कहीं और जाओ। जब शांति अपनी भाभी के सामने विनती कर रही होती है तो ये सब विनोद सुन लेता है और कहता है, शांति, तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपना ठिकाना कहीं और देख लेंगे। भाभी, हमें कुछ देर अपने घर में जगह देने के लिए शुक्रिया, अब हम चलते हैं। शाम को विनोद अपने पूरे परिवार के साथ सुमित्रा के घर से भी निकल जाता है। वो लोग भटकते हुए सड़क पर आते हैं, जहाँ कुछ लोग फुटपाथ पर तंबू लगाकर सो रहे होते हैं। पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। भैया, हम भी इन लोगों की तरह तंबू लगाकर सड़क पर ही सो जाते हैं। मैं भी बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है, मुझे नींद भी आ रही है। अमित, सूरज, पापा, काजल और राजू बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास तंबू नहीं है तो क्या, साड़ी तो है, हम उस साड़ी का ही टेंट बना लेते हैं। गरीब परिवार के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। ठंड से बचने के लिए मुक्ति, सपना और शांति अपनी साड़ियां निकालती हैं। वे बड़े से डंडे लाकर उनकी मदद से चारों तरफ से घेर लेती हैं और जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाकर पूरा परिवार एक साथ लेट जाता है। कितनी ठंड लग रही है। इस ठंड में हमारा पूरा परिवार मेरी वजह से बेघर हुआ है। ये सब पापा ने जानबूझकर किया है। मुक्ति, तुम खुद को दोषी मत समझो, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी घरवाले मुक्ति से कोई शिकायत नहीं करते और यह बात मुक्ति को सबसे ज्यादा पसंद आती है। इसी तरह ठंड में कांपते हुए पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़कर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, वहां कुछ ठेले वाले अपना ठेला लेकर आते हैं और सो रहे लोगों को वहां से भगाने लगते हैं। अरे सुबह हो गई, सुबह इस जगह को खाली करना होता है, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से। ये जगह मैंने मालिक से खरीद रखी है, यहाँ सिर्फ मेरा ठेला लगेगा। एक दिन ठेला न लगाओ तो ये लोग तो फुटपाथ को अपना ही समझ लेते हैं। थोड़ी सी जगह मिली नहीं कि घर बसा लेते हैं। अरे बिल्कुल सही कहा भैया तुमने, इन लोगों की वजह से धंधा करवाना मुश्किल हो गया है। दुनिया में अब इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रही। कितने बेकार लोग हैं। हम बेघरों को और बेघर किए जा रहा है। आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? इस जमीन पर हमारा कोई हक नहीं है। कोई बात नहीं माँ, अभी यहाँ से चलते हैं, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। एक बार फिर पूरा परिवार बेघर हो जाता है। वो लोग भटकते हुए एक जंगल के पास आते हैं। उन्हें काफी ठंड लग रही होती है और वो थक भी चुके थे, इसलिए धूप में कुछ देर बैठ जाते हैं।
देवर जी, हमारे बेघर होने की वजह से आपका भी काम खराब हो रहा है। अमित जी तो मजदूरी का काम करते हैं, जब चाहेंगे तब मिल जाएगा। पर अगर आपने और दिन की छुट्टी की तो इतनी मुश्किलों से आपको कंस्ट्रक्शन का जो इतना अच्छा काम मिला था वो छूट जाएगा। हमारा घर आपके ही पैसों से चलता है। आप हमें हमारे हालात पर छोड़ दीजिए और कल काम पर चली जाइए। सूरज भैया, आप दूसरों का अंडरग्राउंड घर बना सकते हैं, मेट्रो वाले के लिए काम कर सकते हैं, सुरंग गुफा बना सकते हैं, पर हम गरीब लोग जो दूसरों के लिए रहने को घर बनाते हैं वो खुद बेघर क्यों हो जाते हैं? पास के इस जंगल में हम भी अंडरग्राउंड घर बना लेते हैं। जमीन के नीचे उतर जाएंगे तो कोई हमें भगा भी नहीं पाएगा। जमीन पर इन अमीरों का हक है ना, तो जमीन के अंदर थोड़ी ना है। काजल की इस बात से मुक्ति को एक आइडिया आता है और वो अपने घर वालों से कहती है, काजल, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। जंगल में हमें कौन भगाएगा? यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। अगर जंगल में हमने जमीन के ऊपर घर बनाया या रहने की व्यवस्था की तो कोई भी आकर हमें यहाँ से भगा देगा। पर अगर हम जमीन के नीचे रहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम जंगल के जानवरों से भी बचे रहेंगे। और मैंने सुना है कि अंडरग्राउंड घर काफी गर्म होता है, इस ठंड में हमें गर्माहट भी मिल जाएगी। मुक्ति, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? हम लोग बैठे क्यों हैं? हमें अभी से ही काम शुरू कर देना चाहिए। मैं अभी मालिक के पास जाता हूँ और जमीन खोदने के लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ। यहाँ से मेरे मालिक का घर ज्यादा दूर नहीं है और उनसे कुछ दिन की छुट्टी भी मांग लूंगा। मैं अपनी परेशानी बताऊंगा तो वो जरूर समझेंगे। सूरज और उसका पूरा परिवार एक नया प्लान बनाते हैं। सूरज विकास के घर जाता है और जमीन खोदने के लिए कुछ सामान लेकर आता है। इसके बाद सूरज जमीन के ऊपर लकड़ी की मदद से नक्शा बनाता है और घर वालों को बताता है कि खुदाई कैसे करनी है। मैंने नक्शा बना दिया है पापा, आप आराम करो। पहले मैं और भैया खुदाई करेंगे और जब हम थक जाएंगे उसके बाद कोई और खुदाई करना शुरू कर देना। ठीक है, मैं समझ गया, चलो काम पर लगते हैं। अब दोनों भाई काम पर लग जाते हैं और दोनों ही दो अलग अलग जगह पर गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब दोनों भाई थक जाते हैं तो घर की औरतें उस काम को पूरा करती हैं। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और वो लोग काफी ज्यादा जमीन खोद देते हैं। अब जमीन खोदने के बाद वो लोग जमीन के नीचे ही घर का नक्शा तैयार करते हैं। भैया, यहाँ से गलियारा निकालेंगे और ये जगह बढ़िया है, इस जगह पर हम कमरे बना देंगे। देवर जी, आप तो कह रहे थे कि जमीन के नीचे घर गर्म रहेगा, पर मुझे तो अभी से ही ठंड लग रही है और आपने रसोई के लिए तो जगह ही नहीं बनाई। भाभी, खुदाई करने की वजह से अभी मिट्टी गीली है इसलिए ठंड लग रही है। एक बार घर बन जाए तो आप लोग इन मिट्टी की लिपाई कर देना। उसके बाद अंदर से घर गर्म हो जाएगा। पापा, आप सीढ़ी बनाने की तैयारी कर दो, मैंने लकड़ियां ला दी हैं और उसके बाद हम ऊपर दरवाजा भी बना लेंगे जो सिर्फ अंदर से खुलेगा। कल रात को मुझे जानवरों की आवाज आ रही थी। अगर हमने दरवाजा नहीं बनाया तो कभी ऐसा ना हो कि कोई जानवर हमारे घर में घुस जाए। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और जमीन के नीचे बेघर परिवार का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब घर की औरतें जमीन के नीचे बने घर की लीपापोती करती हैं, सामान अपनी जगह पर रखती हैं, तो वहीं घर के आदमी जंगल से कुछ लकड़ियां जमा करके उनकी कटाई करते हैं और उनका दरवाजा बनाते हैं। हमने ये गोल दरवाजा तो बना लिया है, पर क्या ये मजबूत रहेगा? हाँ भैया, बिल्कुल मजबूत रहेगा, आप फिक्र मत करो, ये लकड़ियां काफी मजबूत हैं। सूरज अपने भाई के साथ मिलकर अंदर जाने के रास्ते पर दरवाजा भी लगा देता है और पूरा परिवार अब अपने जमीन के नीचे बने घर में रहना शुरू कर देता है। माँ, हमारा नया घर तो अंदर से बहुत गर्म है। पुराने घर में तो बहुत ठंड लगती थी और अब तो हमारे पास अलग अलग खुद की कमरे भी है। वहीं अब काजल रसोई में जाती है तो देखती है उधर पानी आ रहा होता है। माँ, पापा, भैया, जल्दी से रसोई में आओ। देखो, रसोई में इस कोने से पानी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? ये पानी तो बहुत तेजी से आ रहा है। अगर घर में पानी भर गया तो फिर हम लोग इस ठंड में कैसे रहेंगे? जिस बात का डर था वही हो गया। मैं जब बाहर भी काम करता हूँ तो अक्सर ज्यादा खुदाई करने की वजह से जमीन के नीचे से पानी आ जाता है। पर आप लोग फिक्र मत करो, घर में कुछ मिट्टी रखी है, इस जगह पर लगा दो। मैं बाहर से कुछ ईंटें लेकर आता हूँ। अब हम अपने घर की जमीन पर कलजे की ईंट लगाएंगे ताकि अच्छे से फर्श बन सके। बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू अकेला क्या क्या करेगा? और अमित, तू घर और घर वालों का ख्याल रखना। इतना बोलकर विनोद अपने बेटे के साथ ईंट लेने जाते हैं और कुछ ही देर में ईंट लेकर घर आते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर घर में ईंट बिछाने का काम शुरू करते हैं। वैसे ईंट बिछाने के बाद घर और ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जमीन के नीचे मेरा ससुराल होगा। हाँ, सही बोला। अब पानी आने का भी डर नहीं है और अब तो घर में ठंड भी नहीं लगती।
घर में ईंट लगाने के बाद जमीन के नीचे बनाया उनका घर और भी सुंदर हो जाता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब मुक्ति अपनी सास और जेठानी के साथ मार्केट गई होती है तो उसके फोन पर उसके भाई का फोन आता है। फाइनली दीदी, तुम्हारा फोन तो लगा। तुम फोन कहाँ रखती हो? तुम्हारा फोन ही नहीं लगता। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने किसी गरीब लड़के से शादी कर ली, पर क्यों? पवन के पूछने पर मुक्ति उसे सारा सच बताती है, जिसे जानने के बाद पवन काफी हैरान होता है और अपने पिता से बात करता है। पापा, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आज अगर दीदी बेघर हुई हैं तो वो आपकी वजह से हुई हैं। मैं भी एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो भी गरीब है। गरीब का इंसान नहीं होते। आपने दीदी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अब आप जब तक दीदी को नहीं अपनाएंगे तो मैं भी इस घर में नहीं आऊंगा। और एक बात, आप उन गरीब परिवार से ये उम्मीद करके बैठे हैं कि वो आपकी तरह करोड़पति बन जाए, जबकि आपको खुद को यहाँ तक पहुंचने में 50 साल लग गए। देख रही हो आशा, हमारे बच्चे हमसे कैसी बातें कर रहे हैं। अरे मैं जो करता हूँ तुम दोनों के भले के लिए करता हूँ, और तू जिस लड़की को ले आ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी बेटी गरीब घर में गई है, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है। और मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि उसे अकल आ सके और वो वापस यहाँ आ सके। मैं नहीं चाहता कि तेरी बहन किसी गरीब घर की बहू बने। पापा, पहले मेरी दीदी की खुशियां ज्यादा जरूरी है, हैं? आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, इसलिए अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगा। जैसे दीदी स्ट्रगल कर रही है मैं भी करूंगा, और आपको साबित कर दूंगा कि आप जैसे और भी बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल करके अमीर बन सकते हैं। आपने अपनी एक जिद की वजह से मुझे मेरे दोनों बच्चों से दूर कर दिया। अगर मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरी बेटी को उसकी जमीन, घर, सब कुछ दे दो। उसके ससुराल वालों के साथ और गलत मत करो। जब पवन के बेघर होने की बात करता है तब सुरेश की आंखें खुलती हैं और वो अपनी बेटी का पता लगाकर उसके ससुराल जाता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है और उसे उसका घर लौटा देता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें तुम्हारा घर, जमीन सब कुछ देता हूँ। माफी मत मांगो पापा, आज आपकी वजह से हमें एक और घर मिल गया है। अब हम गर्मियों में अपने पुराने घर में रहेंगे और सर्दियों में जमीन के नीचे रहेंगे। मुक्ति अपने पिता को माफ कर देती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।